क्या कहना चाहोगे? देखो, कबीर जयंती में तो आपने सुन लिया होगा, अब दोबारा मैं बोलूँ। सर किरण चौधरी एक कबीर जी ऐसे युग पुरुष हुए हैं जब इस देश के अंदर धर्मांधता का दौर था। एक दूसरे के धर्म को परिवर्तन करने के लिए बहुत से किस्से कहानियाँ चलती थी। तब आज से 700-800 साल पहले, 600 साल पहले कबीर जी और उनके समकालीन जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने लोगों में धर्म के प्रति एक सच्चा विश्वास और धर्म की सच्ची परिभाषा करने में बहुत बड़ा योगदान है, जिससे कि समाज संगठित रहे, समाज में संपन्नता है, समाज के लोग अपने काम को करने में कोई छोटे बड़े की पहचान ना करें, काम का महत्व हो। तो ये चीज़ें थी जिनसे आज भी लोग उनको युग को बदलने वाले, युग में नई सोच पैदा करने वाले को संज्ञा दे के आज भी उनको अपना मानते हैं कि इनकी वाणी से और इनकी शिक्षा से हम अपने जीवन को भी उसी प्रकार से ऊपर उठाने के लिए और समाज के लिए बड़ा काम करने के लिए ये उन्होंने उस युग में पैदा की जब सामाजिक तौर पे, धार्मिक तौर पे, आर्थिक तौर पे इस देश के अंदर गरीबी थी, शिक्षा थी नहीं या नाम मात्र थी, और सामाजिक रूप से जो लोगों का शोषण करने का जो एक पहलू था, उस पर भी उन्होंने चोट की और उन्होंने समाज को जागृत किया कि तुम्हारे हक हैं, तुम्हारे हकों की लड़ाई तुम लड़ना सीखो, तुम किसी के नीचे दबके रहोगे, आर्थिक तौर पे एक संपन्नता की तरफ बढ़ो। ये थी बात। सर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया है। ये कबीर जी का प्रोग्राम है क्या? नहीं, ये किरण चौधरी। आप बड़े नेता हो कांग्रेस के। यार देखो, बात ये है, बात करो इनके बारे में कितनी करो। मैं इतना कह सकता हूँ कि जहाँ सामाजिक रूप से उनका अथाह योगदान है, राजनीतिक रूप से भी आज कबीर जी के विषय में अगर आप उनकी वाणियों को सुनेंगे तो राजनीति में कुछ ऐसी व्यवस्था है जिसमें इंसान को राजनीतिक तौर पे अपने से ऊपर अपनी प्रजा को, जिनकी मदद से वो ऊपर उठते हैं, उनको महत्व देना चाहिए। लेकिन प्राथमिकताएं बदल रही है। धर्म के नाम से समाज को बांटने के लिए, लोगों से वोट हथियाने के लिए ये प्रजातंत्र नहीं मानता। इसमें प्रजातंत्र में, और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से आपने बात कही किरण चौधरी की या उनकी बेटी की, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे उनके मन में कोई बड़ी गहरी चोट है। राजनीतिक चोट क्या होती है कि किसी को धोखा ना दो, किसी से झूठ मत बोलो, और किसी में कुछ गुण है तो उसका सम्मान करो। अगर राजनीति में यही चीज़ें खत्म हो गई तो फिर तो पता नहीं कौन लोग आगे आएंगे जिनका कोई राजनीतिक जीवन ना हो, जो सामाजिक तौर पे लोगों ने जिनको बहिष्कार किया हो। तो ऐसे मेरा अपना ये मानना है कि एक नया दृष्टिकोण आर्थिक जगत में, जहाँ देश ये कह रहा कि हम एक नए दृष्टिकोण से एक बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि एक नए दृष्टिकोण से हमारे को राजनीतिक व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था जिसमें लोग ये कहेंगे ठीक है, ऐसी व्यवस्था बनाने की। सर क्या मानते हो, जो 5 सीटें लोकसभा में जीती हैं, कांग्रेस ने लगातार अब सीएम चेहरे को लेकर, शैलजा भी कहने लगी कि सीएम बनेंगे, शैलजा भी कह रही है कि सीएम पद की दावेदार अपने आप को कार्यकर्ता कह रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा भी अपने आप को वो दो फुट सामने आ रहे हैं। आप भूपेंद्र हुड्डा के नज़दीक हो या सर के नज़दीक मानते हो? आप बताओ, जिसके कहते हो वही चला जाओ। मैं 52 साल से राजनीति में हूँ, मैं किसी के गुट का आदमी नहीं हूँ, मेरा गुट है भैया। क्या बात कर रहे हो? क्या मानते हो, सीएम फेस्टिस को मानते हो आपकी बार? मैं क्यों मानूँ? आप खुद भी सीएम की? नहीं, मैं क्यों? आप खुद भी सीएम की? ये ऐसा नहीं होता कि आपने बोल दिया और मैंने बोला। आपकी बात का जवाब दे। व्यवस्था में इस पे MLA हो गए,
और जिसको लोग पसंद करेंगे। कई बार तो MLA वालों को भी लोग कहते हैं कि इसको नहीं बढ़ने देंगे चाहे कुछ हो। तो ऐसी व्यवस्था का आप भी ख्याल रखो कि समाज जागृत है, वो आदमी बढ़ेगा या वो महिला बनेगी जिसको लोग कहेंगे कि ये हमारे को इंसाफ दे सकती है। ये किस तरह की तैयारी है आने वाले विधानसभा चुनाव में? किस तरह की तैयारी है? तैयारियाँ तो अब अभी पूछने की जरूरत नहीं। भाजपा तो देखो हरियाणा में आज के दिन क्षेत्रीय दल की तो बात रही नहीं, चाहे वो BSP है, चाहे वो JJP है, चाहे इनेलो है, और चाहे और कोई नाम हो तो वो भी बता दो। आज वोट पड़ेगी कांग्रेस और BJP के बीच में। कांग्रेस का जो मतदाता है वो आज गरीब, किसान, यूथ, युवा, महिला, क्यों? वही बात है कि हरियाणा में वही चीज़ कि गरीब आदमी जिसको आरक्षण मिला है आज भी वो भयभीत है कि ऐसी व्यवस्था में कहीं हमारा आरक्षण ना जाता रहे, कहीं संविधान को ही खतरा ना पड़े। तो ये चीज़ें मतदाता के दिमाग में है। इसलिए मेरी अपनी सोच है, हरियाणा में 75% मतदाता तो एक तरफ है, 25%। सर मोहन भागवत ने एक बयान दिया था, चाहिए था सरकार ने। अब यही मैं बात कर रहा हूँ कि मणिपुर पे क्यों नहीं ध्यान दिया गया, क्योंकि वहाँ भी धार्मिक एटीट्यूड, धर्म का जो उनका एक एटीट्यूड का क्या हो गया, वो जो था वो कहीं ना कहीं प्रभावित करता रहा मणिपुर में सख्त कानूनी या सख्त प्रशासनिक कार्रवाई करने से। आज भी मैं ये कहता हूँ कि मणिपुर को हमारे जो राजनीतिक लोग हैं और ख़ास तौर पर जिनका राज है आज, उनको चाहिए। मणिपुर में अभी भी दंगे बंद नहीं हुए हैं, 200 के करीब मौतें हो चुकी, कई हजार घर जल गए और आज भी लोग भयभीत हैं, महिलाएं भयभीत हैं। कम से कम बैठ के उस प्रदेश में शांति और भाईचारा स्थापित करना चाहिए, सरकार की ये जिम्मेदारी है। कल अभय सिंह चौटाला सोनीपत पहुंचे थे, कह रहे थे कि अब 2024 में विधानसभा में इंडियन नेशनल लोकदल सरकार बनाने जा रही है। अगर वो ये नहीं कहेंगे तो वोट तोड़ देगा।